सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें अपन देखते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो अपनी हो गई है। सामान्य जानकारी में अगर अपन देखें तो अरावली प्री कैम्ब्रियन जो युग है उसकी मानी जाती है। और क्योंकि वर्तमान में अरावली में ऐसी जो चट्टानें हैं जो प्री कैम्ब्रियन युग में जिनका निर्माण है वो हुआ था। और भूगर्भिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो जो देहली क्रम है, ये भूगर्भिक दृष्टि से अलग अलग जो चट्टानें हैं उसमें देहली क्रम की चट्टानों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। वर्तमान जो अरावली है वो धारवाड़ और विंध्यन युग, धारवाड़ व विंध्यन युग की जो चट्टानें हैं वो इसमें मानी जाती हैं। सामान्य रूप में भूगर्भिक चट्टानों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट जो है वो एक रूपांतरित चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, और ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो अरावली के अंतर्गत अगर अपन देखें, क्योंकि खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र है और यहाँ पे क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अपन बात करें कि अरावली, संपूर्ण जो अरावली क्षेत्र है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम है इसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली। और तीसरा है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, या इसको मुख्य अरावली भी कहते हैं, मुख्य अरावली भी इसको कहा जाता है। तो सामान्य रूप में भौगोलिक दृष्टि से संपूर्ण अरावली क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें उत्तरी पूर्वी जो अरावली क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये जो भाग है वो आ जाएगा, ये आपका उत्तरी पूर्वी अरावली के अंतर्गत आ जाएगा। ये जो भाग है वो आपका आ जाएगा मध्य अरावली, मध्यवर्ती अरावली। और ये मुख्य अरावली या दक्षिणी अरावली। मुख्य अरावली को के 2 उपभाग किए जा सकते हैं। ये जो क्षेत्र है वो आ गया आपका आबू पर्वतखंड, आबू पर्वतखंड। और ये जो क्षेत्र है वो आ जाएगा आपकी मेवाड़ प्रदेश या मेवाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस रूप से भौगोलिक दृष्टि से सामान्य जो विभाजन है वो 3 रूप में इसका किया जा सकता है, उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली या मुख्य अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली की अगर अपन बात करें तो उत्तरी पूर्वी अरावली के अंतर्गत मुख्य जो ज़िले हैं वो आ जाएगा आपके सीकर, यहाँ पे अलवर और दौसा, जयपुर और पूर्वी नागौर। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी अरावली का जो विस्तार है वो आ जाएगा, नागौर का जो कुछ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा सीकर, अलवर, दौसा और जयपुर, इन जिलों में उत्तरी पूर्वी अरावली का विस्तार है। जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं, ये जो भाग है वो अलग अलग शाखाओं के रूप में वितरित है और इन शाखाओं के मध्यवर्ती भाग में उपजाऊ मैदान है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी यहाँ से अरावली जो है वो 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। अजमेर के बाद में एक जो शाखा है वो सांबर और जो पूर्वी नागौर है वहाँ से होती हुई और सीकर होती हुई झुंझुनू और सिंघाना बबरना जो है बबाई और पपरना सिंघाना होते हुए
यहाँ तक आ जाएगी, हरियाणा सीमा के पास में, खेतड़ी के पास में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी जो शाखा है वो जयपुर से होते हुए NH 8 के सहारे ये जो शाखा है वो चलती है, और NH के 8 के सहारे चलती हुई कहाँ तक चली जाती है, दिल्ली तक। ठीक है। दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है वो इसका अंतिम छोर है। और तीसरी जो शाखा है वो NH 11 के सहारे चलती है, और यहाँ दौसा में जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ तक ये चली जाती है। तो काफ़ी विस्तृत भाग में बिखरी हुई शाखाओं के रूप में ये स्थित है। इस भाग की अगर अपन बात करें तो औसत जो ऊंचाई है 300 से 600 मीटर तक है, और वैसे सामान्य इसकी ऊंचाई अपन देखें तो 450 मीटर। औसत जो ऊंचाई है वो इस भाग की है 450 मीटर। और यहाँ पर भूगर्भिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो इस भाग में क्वार्टजाइट और व फाइलाइट प्रकार की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। संपूर्ण जो अरावली है उसमें अपन ने बात की क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो अधिक मात्रा में है। इस भाग की अगर अपन बात करें तो इस भाग में विशेष रूप से क्वार्टजाइट और जो फाइलाइट चट्टानें हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे ऊंची जो चोटी है इस भाग की वो है सीकर में, रघुनाथगढ़ सीकर, और ऊंचाई है इसकी 1055। वैसे अगर देखा जाए तो सामान्य रूप में क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो तो है काफ़ी कम, यानी अन्य जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई कम है। औसत जो ऊंचाई है वो है 450, लेकिन यहाँ पे जो सीकर में रघुनाथगढ़ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1055 मीटर। यानी एक तरीके से देखें तो उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। अन्य जो चोटियां हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें उत्तरी पूर्वी अरावली में, उत्तरी पूर्वी अरावली तो इसमें एक तो हो गई आपके रघुनाथगढ़, इसके अलावा संपूर्ण जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अपन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। एक तो शेखावाटी पहाड़ियाँ, इसके अलावा तोरावाटी पहाड़ियाँ, जयपुर पहाड़ियाँ और अलवर पहाड़ियाँ। ठीक है। तो क्षेत्र विशेष या पहाड़ियों के आधार पर इसको 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। उत्तरी पूर्वी जो अरावली है उसकी मुख्य जो चोटियाँ हैं उसके अंदर पहला तो आ गया रघुनाथगढ़ सीकर, इसके अलावा जयगढ़, नाहरगढ़, मनोहरपुर, खोह और बरवाड़ा। ठीक है। ये जो पहाड़ियाँ हैं वो आ गई आपके जयपुर में। ठीक है। इसमें जयगढ़, नाहरगढ़, खोह, बरवाड़ा और बैराट, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो आ गई आपके जयपुर में। ठीक है। इसके अलावा अलवर में जो पहाड़ियाँ हैं उसमें बहराच की पहाड़ियाँ, सरिस्का, बालागढ़, बहराच, सरिस्का और बालागढ़ है वो आ गई आपके अलवर के अंतर्गत जो है ये पहाड़ियाँ। इसके अलावा झुंझुनू में आपके जो है बबाई और पपरना की जो पहाड़ियाँ हैं वो आ जाएंगे आपके झुंझुनू के अंतर्गत। ठीक है। और इसके अलावा बबाई, पपरना, शाकंभरी की पहाड़ियाँ
और नीमका थाना के पास में तोरावाटी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित ये प्रमुख पहाड़ियाँ हो गई रघुनाथगढ़ सीकर में, जयगढ़, नाहरगढ़, मनोहरपुर, खोहा, बरवाड़ा, बैराट, ये आपके जयपुर में आ गई, बहराइच, सरिस्का, बालागढ़ और बबाई और पपरना, शाकंभरी, तोरावाटी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आपके झुंझुनू में आ गई। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में से अपन ने पहले बात कर ली कि यहाँ पर पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो काफ़ी कम है और विस्तार जो है वो अलग अलग शाखाओं के रूप में। समस्त इस भाग का विस्तार अगर अपन देखें तो यहाँ सांबर से लेके और राजस्थान और हरियाणा की सीमा तक, ठीक है, सांबर से लेके और राजस्थान हरियाणा की सीमा तक वाला जो भाग है वो किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? उत्तरी पूर्वी अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसमें मध्य अरावली। दूसरा भाग आ गया मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंतर्गत क्षेत्रों की अपन बात करें तो इसमें एक तो आ जाएगा आपके अजमेर और यहाँ पे कुछ हिस्सा है वो आ जाएगा दक्षिणी भाग जयपुर का और कुछ भाग आ जाएगा टोंक। ठीक है, तो विस्तार जो है वो हो जाएगा आपका अजमेर, जयपुर और टोंक में। इस भाग की जो औसत ऊंचाई है इस क्षेत्र की वो है 550 मीटर। ठीक है, जिस प्रकार से उत्तरी पूर्वी जो अरावली है उसमें सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ थी, इसी प्रकार से इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अजमेर में स्थित तारागढ़ जो है जिसकी ऊंचाई 873 मीटर है। इसके अलावा अन्य जैसे चोटियां हैं उनकी अपन बात करें, अन्य जो पहाड़ियां हैं उनकी बात करें तो नाग पहाड़, गोरमजी और जो आपके टाटगढ़। ठीक है, टाटगढ़ जो है वो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और समस्त जो मध्य अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। इनको मेरवाड़ा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो एक तो मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में ये स्थित है। इसके अलावा मध्यवर्ती जो अरावली है उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, यानी ये जो भाग है वो उसमें गैप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। और सबसे बड़ा जो दर्रा है वो है सांबर दर्रा। यानी इन गैप्स के माध्यम से जो डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थल का विस्तार है वो इन गैप्स के माध्यम से हो रहा है। तो ये जो गैप या दर्रे जो बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सांबर गैप है वो इस भाग में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का सबसे बड़ा गैप है वो माना जाता है, जिसके माध्यम से डेजर्टिफिकेशन है वो वर्तमान में ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। मध्य अरावली के दर्रों की अगर बात करें अपन, दर्रे कौन कौन से इसमें दर्रे यानी ऐसे तंग रास्ते जो दो पहाड़ियों के बीच में स्थित होते हैं, आवागमन के लिए काम में लिए जाते हैं, ऐसे तंग रास्तों को पहाड़ी क्षेत्रों में दर्रे कहा जाता है। तो मुख्य जो दर्रे हैं उसमें बर, पखेरिया, सूराघाट, देबारी और कचबाल। ठीक है, तो मध्यवर्ती भाग में यानी मध्य अरावली जो है उसमें ये प्रमुख दर्रे हैं बर, पखेरिया, सूराघाट, देबारी और कचबाल दर्रे। इसमें जो बर दर्रा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बर दर्रा से होके ये ब्यावर में स्थित है और NH14 जो है वो इससे होके गुज़रता है। ठीक है, NH14 जो है वो बर दर्रे से होके गुज़रता है। तो ये प्रमुख दर्रे हो गए
जो मध्य अरावली में स्थित है। ठीक है, तो सामान्य रूप में मध्य अरावली का विस्तार अगर अपन देखें तो अजमेर, जयपुर और टोंक में स्थित है, और अधिकांश जो विस्तार है वो आपका अजमेर में है। सबसे ऊंची जो चोटी है वो तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है, और अन्य चोटियों में नागपाड़ है, गोरमजी और टाटगढ़ है। ठीक है, मुख्य जो समस्त जो पहाड़ियाँ हैं उनको सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो मेवाड़ क्षेत्र और मारवाड़ क्षेत्र को अलग करती है। यानी कहने का मतलब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं। प्रमुख जो दर्रे हैं इसमें वो बर, पखेरिया, सूराघाट, देबारी और कचबाल, ये प्रमुख दर्रे हैं। बर दर्रा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें NH14 जो है वो बर दर्रे से होकर गुजरता है। इसके अलावा अपन बात करें तो यहाँ यानी टाटगढ़ रावली तक का जो भाग है राजसमंद के उत्तरी भाग में, अजमेर के दक्षिण में, यहाँ तक अरावली जो है वो सघन रूप में है। इसके बाद में अरावली जो है वो छितराई अवस्था में आ जाते हैं, इसमें गैप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। अब अपन बात करें मुख्य अरावली, यानी तीसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा आपका मुख्य अरावली। मुख्य अरावली या दक्षिणी अरावली, ये जो क्षेत्र है वो अरावली का सबसे ऊंचा भाग वो माना जाता है। और इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आ गया आपका सिरोही, उदयपुर, यहाँ पे डूंगरपुर, और ये आपके राजसमंद। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद, यहाँ पे इसका विस्तार है। ठीक है, मुख्य अरावली का। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी, इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पे आबू पर्वत खंड में स्थित है, गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर, तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। गुरु शिखर जो है जिससे अपन ने पहले भी बात की कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर स्थित है। इसके अलावा शेर, इस भाग में जो मुख्य चोटियाँ हैं शेर, जरगा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़, अचलगढ़, कमलेश्वर, सज्जनगढ़, ऋषिकेश, ठीक है, और आबू। तो ये प्रमुख चोटियां हैं जो इस भाग में स्थित हैं। तो जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो इसी भाग में स्थित हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो तंग रास्ते हैं उनको स्थानीय भाषा में जो है नाल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में नाल, यानी मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं। एक तो आबू पर्वतखंड वाला भाग आ जाएगा जो लगभग 12 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, आबू पर्वतखंड, और दूसरा जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र आ जाएगा। तो मेवाड़ क्षेत्र में स्थित जो तंग दर्रे होते हैं उनको वहाँ स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। ठीक है, तो नाल वास्तव में क्या होते हैं? ऐसे तंग रास्ते जो आवागमन के लिए काम में लिए जाते हैं उनको अपन नाल कहते हैं। तो प्रमुख जो नाल हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें जो मेवाड़ क्षेत्र में स्थित हैं, तो ऐसे दर्रों के बारे में अगर अपन बात करें तो प्रमुख जो दर्रे हैं वो आ जाएंगे आपके देशूरी की नाल। एक तो है देशूरी नाल, देशूरी नाल जो देशूरी पाली से चार भुजा राजसमंद के बीच में स्थित है। ठीक है, ये आपके देशूरी की
नाल कहलाती है। इसके अलावा झीलवाड़ा की नाल, झीलवाड़ा की नाल, इसे पगला नाल भी कहते हैं। पुराना जो नाम है साहित्य, राजस्थानी साहित्य है, उसमें इसका जो उल्लेख है वो पगला नाल के रूप में मिलता है। तो झीलवाड़ा की जो नाल है वो मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता है, मेवाड़ से मारवाड़, कि पगला नाल या झीलवाड़ा की नाल। इसके अलावा सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर नाल और हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, ये कुंभलगढ़ के पास में स्थित है। कुंभलगढ़ के पास में स्थित है। एक जो हाथीगुड़ा जो है, जो आपके मेवाड़ में स्थित है, गोगुंदा, गोगुंदा व सिरोही के बीच में स्थित है। हाथीगुड़ा जो दर्रा है वो गोगुंदा और सिरोही के बीच में स्थित है, जहाँ से NH छिंतर गुजरता है। ठीक है, गोगुंदा और सिरोही के बीच में NH छिंतर जो है वो इसी से होकर गुजरता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें सोमेश्वर नाल जो है वो आ गई, देसुरी देवारी की जो नाल है वो आ गई। इसमें पीपली घाट, पीपली घाट और सरूपा घाट, पीपली घाट, सरूपा घाट, ये प्रमुख नाल स्थित हैं जो यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा जो हल्दी घाटी दर्रा है वो भी नाल के रूप में है, हल्दी घाटी दर्रा है। आपके दिवेर जो दर्रा है वो भी नाल के रूप में आता है। ठीक है, तो ये प्रमुख नाल हैं या प्रमुख तंग रास्ते या दर्रे जो मेवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपके देसुरी की नाल, देसुरी पाली से चारभुजा राजसमंद के बीच में स्थित है, और झीलवाड़ा की नाल पुराने समय में मेवाड़ से मारवाड़ जाने का जो रास्ता है वो यहीं से, इस नाल से होके गुजरता था, जिसको पगला नाल भी कहते हैं। सोमेश्वर नाल ये काफ़ी तंग रास्ता है, सोमेश्वर नाल जो है वो राजसमंद में स्थित है और काफ़ी तंग रास्ता है। और हाथीगुड़ा की जो नाल है कुंभलगढ़ के पास में स्थित है, जो पुरानी नाल है कुंभलगढ़ के पास में एक हाथीगुड़ा जो दर्रा है वो स्थित है मेवाड़ से, मेवाड़ का जो गोगुंदा क्षेत्र है, गोगुंदा से लेके सिरोही के बीच में। ठीक है, और यहाँ से जो है NH छिंतर है वो यहाँ से गुजरता है। पीपली घाट, सरूपा घाट, हल्दी घाटी और दिवेर ये अन्य प्रमुख नाल या दर्रे हैं। इसके अलावा अपन बात करें आबू पर्वत खंड की, तो आबू जो पर्वत खंड है इसमें ग्रेनाइट चट्टानें वो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। आबू पर्वत खंड का जो भाग है उसमें ग्रेनाइट चट्टानें, आंतरिक जो भाग है उसमें ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है और एक तरीके से बैथोलिथ के रूप में माना जाता है इसको। कुछ जैसे विद्वान हैं वो इसको बैथोलिथ का हिस्सा है वो मानते हैं। बैथोलिथ यानी भूगर्भ में जो है ग्रेनाइट चट्टान कह दो या जो ज्वालामुखी लावा है उस लावा का जो जमाव है वो गुंबदाकार आकार में हो जाता है, जिसका आधार जो है वो काफ़ी गहराई में होता है। तो इस प्रकार से कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि आबू का जो समस्त पर्वत खंड है जो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो ये 32 वर्ग किलोमीटर का पूरा जो भाग है वो किस रूप में है, एक बैथोलिथ के रूप में है। तो चारों ओर का जो भाग है उसका तो अपर्दन हो गया, और ये जो बैथोलिथ है वो ऐसे के ऐसे खड़ा है। और यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की हैं, ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो भी यहीं स्थित है। साथ में यहाँ पे जो सबसे ऊंचा जो पठारी भाग है वो भी गुरु शिखर के पास में स्थित है, जो आपके उड़िया का पठार है, उड़िया का जो पठारी भाग है वो भी इसी भाग में स्थित है। और यहीं पे जो आपका आबू जो पठारी भाग है, आबू पठार है वो भी इसी भाग में स्थित है। इसके अलावा
यहाँ पे आपके गोगुंदा और कुंभलगढ़, ये आपके गोगुंदा उदयपुर में, और ये जो है आपके कुंभलगढ़ जो है राजसमंद में। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित जो पठार है जिसको अपन भोराट का पठार कहते हैं, तो ये भोराट का पठार जो है वो जल विभाजक के रूप में है कि यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, यानी एक तरीके से वाटर डिवाइडर है ये। यहाँ से जो नदी नाले निकल रहे हैं इस भाग से वो सारे के सारे पाली होते हुए कहाँ से आ जाते हैं, इस भाग में आ जाते हैं, और जो इधर जो निकल रहे हैं नदी या जो नाले पानी वो इधर आ जाता है। ठीक है, यानी इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो एक तरीके से वाटर डिवाइडर के रूप में भोराट का जो पठार है जो उच्च पठारी भाग में या उच्च भूमि के रूप में है, वो जो है वो एक वाटर डिवाइडर के रूप में जल विभाजक के रूप में स्थित है। ठीक है, तो ये एक स्पेशलिटी या अलग स्थलाकृति है वो इस मेवाड़ क्षेत्र की हो जाएगी। इसके अलावा मेवाड़ क्षेत्र की एक स्थलाकृति आपकी गिरवा है, यानी उदयपुर के चारों ओर स्थित जो तस्तरीनुमा आकार में पहाड़ियाँ हैं उसको अपन गिरवा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक आपके लासड़िया पठार, लासड़िया पठार उदयपुर में स्थित जो जैसमंद झील है, उदयपुर की जो जैसमंद झील है उस जैसमंद झील के आसपास का जो क्षेत्र, जो पठारी भाग है जो विच्छेदित रूप में है, तो वह विच्छेदित जो पठारी भाग है वो किस नाम से जाना जाता है, लासड़िया पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो एक भाकर क्षेत्र, इसमें भाकर यानी सिरोही के पूर्वी भाग में जो कटकनुमा आकार में या विच्छेदित जो कटा फटा पठारी भाग है उसको भाकर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कुछ स्थलाकृतियाँ हैं जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिसमें एक तो भोराट का पठारी भाग आ गया, एक आपकी लासड़िया पठार है वो आ गया, एक आपके भाकर जो सिरोही में स्थित है, एक जो आपके यहाँ पे गिरवा। ठीक है, तो ये कुछ अलग स्थलाकृतियाँ हैं जो मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती हैं।